नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AWES PRT TGT PGT 2025 के लिए सेक्शन बी जो कि कॉमन है PRT TGT PGT तीनों के लिए। पेडागोजी का जो सेक्शन है सेक्शन बी, इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसे हम NEP 2020 कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इससे केवल एक टॉपिक से कम 4 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। जब 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं मतलब 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे केवल एक वीडियो से, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए NEP 2020 की महत्वपूर्ण थ्योरी और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसमें हम थ्योरी और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों लेकर आए हैं, जिससे कि एक क्वेश्चन ना सही इससे अगर रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो आप आसानी से कर लें। तो समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, पहले इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि NEP 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं एक्चुअली में ये है क्या। जान लेते हैं भाई। तो हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो है वो थर्ड एजुकेशनल पॉलिसी है ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो स्वतंत्र भारत की जो तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है वो है NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो जब ये 2020 तीसरी है, जब ये 2020 क्या है भाई तीसरे नंबर की पॉलिसी है एजुकेशन की, तो पहले नंबर की और दूसरे नंबर की भी हमें पता होनी चाहिए कब आई थी। तो अगर पहले नंबर की एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए, NEP पहले नंबर की बात की जाए, तो ये आई थी 1968 में। स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूँ मैं। स्वतंत्र भारत की जो पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में। उसके बाद दूसरी जो आई थी वो आई थी 1986 में। दूसरी एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो आई थी 1986 में। और मैं आपको बता दूं जो NEP 2020 है इसने किसकी जगह ली है, आप कह सकते हैं कि 1986 वाली NEP की ही जगह ली है NEP 2020 में, क्योंकि जो 1986 में जो था उसमें कुछ सुधार करके NEP 2020 में लाया गया है। तो अब हम बात करने वाले हैं NEP 2020 की ही, जो कि तीसरे नंबर की स्वतंत्र भारत की एजुकेशन पॉलिसी है। तो इसमें अगर हम बात करें NEP 2020 जो थी, इसकी चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, उनका नाम था कस्तूरी रंगन। ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि NEP 2020 जो थी उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन कौन थे, तो वो थे कस्तूरी रंगन। और मैं आपको बता दूं ये जो कस्तूरी रंगन है ये फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ इसरो भी रह चुके हैं, इसरो के पूर्व चेयरमैन भी ये रह चुके हैं। इसके साथ ही आपसे पूछ सकता है कि जो NEP है, तो जब NEP लागू हुई थी तो उस समय जो एजुकेशन पॉलिसी थी, एक्चुअली एजुकेशन मिनिस्ट्री इस समय जो है इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, तो पहले इसका नाम हुआ करता था HRD मिनिस्ट्री। क्या हुआ करता था, HRD मिनिस्ट्री, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो थी उसी का नाम अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। तो उस समय के जो मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर कह लो या HRD मिनिस्टर जो थे उस टाइम के, वो थे प्रकाश जावड़ेकर। कौन थे, प्रकाश जावड़ेकर। जो उस समय के HRD मिनिस्टर थे वो थे प्रकाश जी। इसके अलावा अगर हम बात करें NEP 2020 क्या बात कहती है, क्या कहना चाहता है NEP 2020, तो मैं आपको बता दूं पहले क्या होती थी, रोट लर्निंग और लर्निंग फॉर एग्जाम्स के लिए पढ़ाई की जाती थी। जो रीडिंग की जाती थी वो रोट लर्निंग की जाती थी, रटते थे, और लर्निंग फॉर एग्जाम के लिए पढ़ाई करते थे। लेकिन NEP 2020 ने साफ तरह से ये कह दिया कि रोट लर्निंग नहीं करनी है, लर्निंग फॉर एग्जाम्स नहीं करना है, हमें क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें रीडिंग करनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ ही लर्निंग बाय डूइंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग बाय डूइंग से हमें पढ़ाई करनी है अपनी। हमें रोट लर्निंग नहीं करनी है, लर्निंग फॉर एग्जाम नहीं करना है। ये NEP कहती है कि भाई कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करिए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी करें, मतलब एक्सपेरिमेंट करके भी आप सीखिए कॉन्सेप्ट, तभी तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीज़ों को। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है कौन, लर्निंग बाय डूइंग या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक ही बात है। तो आप ये समझ सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी चाहिए, रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ले एम्फेसिस ऑन
व्हाट। तो लर्निंग फॉर एग्जाम्स, अभी हमने बताया लर्निंग फॉर एग्जाम्स की बात नहीं करती है। रोट लर्निंग की बात बिल्कुल नहीं करती है एनईपी। प्रैक्टिस एंड ड्रिल की भी बात नहीं करती है। तो भाई एनईपी किसकी बात करती है? एनईपी 2020 ये बात करती है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। किसकी बात करती है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की। आप देख सकते हैं ये आ गया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनईपी 2020 कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं एनईपी के बारे में। तो भाई जो एनईपी 2020 है, जो एनईपी 2020 है उसमें क्या किया गया था? उसमें ये किया गया था कि भाई जो 1986 वाली थी एनईपी, जो 1986 वाली एनईपी थी उसका जो करिकुलम सिस्टम था वो था 10+2। क्या था भाई? 10+2 था। लेकिन अब जो एनईपी 2020 आई इसमें क्या सुधार किया गया? इसमें कर दिया गई 5+3+3+4। जो करिकुलम सिस्टम था वो 5+3+3+4 कर दिया गया। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में भी जान लेते हैं कि ये कैसा क्या है इसमें। तो मैं आपको बता दूं, जो 1986 वाली थी, जो 1986 वाली हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें था ये 10+2। ये आप देख सकते हैं 10+2 था। क्या था भाई? 10+2 वाला करिकुलम सिस्टम था। लेकिन जो हमारी नई जो एनईपी है, एनईपी 2020 वाली, इसमें क्या था भाई? इसमें 4 स्टेज बनाए गए थे। एक 5+3+3+4। तो 5 जो पहला स्टेज है 5 साल का, वो है फाउंडेशनल स्टेज। उसे हम क्या कहते हैं? फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है भाई? इसमें आंगनबाड़ी, 3 साल की आंगनबाड़ी में जो पढ़ाई होती है वो आ जाती है। और 2 साल फर्स्ट और सेकंड क्लास, मतलब ओवरऑल 3 से 8 साल के बच्चे इसमें आ जाते हैं। जो फाउंडेशनल स्टेज है, अगर मैं बात करूं फाउंडेशनल स्टेज में कितने वर्ष तक के बच्चे आते हैं, तो 3 से 8 वर्ष के बच्चे जो आते हैं वो फाउंडेशनल स्टेज में पढ़ाई करते हैं। जिसके में पहले के 5 साल, पहले के एक्चुअली 3 साल, 5 में से पहले के 3 साल जो आंगनबाड़ी में या प्री स्कूल जो बाल वाटिका होती है आंगनबाड़ी में, उसमें पढ़ाई करेंगे। उसके बाद पहला क्लास, फर्स्ट और सेकंड क्लास इसमें हमारा फाउंडेशनल स्टेज में ही आ जाता है। तो इस प्रकार से 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं वो हमारे फाउंडेशनल स्टेज में आ जाते हैं, इसी में पढ़ाई करते हैं जो एनईपी 2020 है इसके अकॉर्डिंग। इसके बाद जो 4 वाली आती है, ये तो 5 होगी। फिर उसके बाद 3, तो 3 जो आता है पहला वाला वो आता है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या होता है? इसमें 8 से 11 साल के बच्चे आ जाते हैं। इसमें 8 से 11 साल के बच्चे आ जाते हैं। इसमें कौन कौन सा क्लास आ जाता है भाई? इसमें आ जाता है 3, 4 और 5 क्लास आ जाते हैं। 3rd, 4th और 5th क्लास आ जाते हैं इसमें प्रिपरेटरी स्टेज में। इसके बाद नेक्स्ट 3 जो आता है वो मिडिल स्टेज की बात करता है। किसकी बात करता है? मिडिल स्टेज की। इसमें कितने ईयर के बच्चे आ जाते हैं? इसमें 11 से 14 साल के बच्चे आ जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा क्लास होता है? इसमें होता है 6, 7, 8। इसमें 6, 7, 8 क्लास आ जाते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज। इसके बाद कौन सा स्टेज आता है? सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे आ जाते हैं। 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे आ जाते हैं। इसमें क्या होता है भी? इसमें कौन कौन सा क्लास होता है अगर बात करें तो 9, 10, 11 और 12, ये चारों क्लास हमारे किस में आ जाते हैं? सेकेंडरी स्टेज में आ जाते हैं। तो ये विभाजन किया गया था इस करिकुलम सिस्टम का एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। तो अगर आपसे कोई पूछता है 10+2 की जगह जो एनईपी 2020 का जो नया करिकुलम सिस्टम है वो क्या है, फिर से मैं आपको बता दूं 5+3+3+4। 5+3+3+4 पहला फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा मिडिल स्टेज और चौथा सेकेंडरी स्टेज। आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं इस रिलेटेड कैसा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, वो देख लेते हैं भाई। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, पूछ लिया जाता है आपसे डायरेक्ट कि एज पर एनईपी 2020 व्हाट इज द न्यू एजुकेशन करिकुलम सिस्टम। तो आपको पता है पहले क्या था भाई? 10+2 था, लेकिन अब कौन सा आ गया है भाई? अब आ गया 5+3+3+4। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ये दिया है भाई आपके ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हम जान लेते हैं कि एनईपी की विशेषताएं क्या हैं। एनईपी जो है हमारी
उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इम्पोर्टेंट जो है विशेषताएं क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो NEP 2020 क्या कहता है, ये कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर ध्यान केंद्रित करने की बात करता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी अगर आपको पता हो तो इस समय ECCE एजुकेटर की कुछ वैकेंसी निकली हैं। तो आपको पता होगा जो ECCE जो एजुकेटर हैं ये कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे या किस में जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं ये बाल वाटिका में जा रहे हैं। कहाँ भाई, बाल वाटिका के लिए जो टीचर नियुक्त हो रहे हैं, बाल वाटिका के टीचरों की जो वैकेंसी निकली है उनको क्या कहते हैं, ECCE एजुकेटर कहते हैं। इसमें आपको पता है प्री स्कूलिंग होती है, प्री स्कूलिंग होती है जो आंगनबाड़ी है उसमें प्री स्कूलिंग होती है। 1 और 2 क्लास से पहले की पढ़ाई जो होती है वो इसी में आ जाती है, बाल वाटिका में। तो ये किस में होता है भाई, ये कौन से स्टेज में आ जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं ECCE जो आ जाता है वो कौन से स्टेज में आ जाता है, तो वो आ जाता है फाउंडेशनल स्टेज में, क्योंकि बाल वाटिका तो भाई फाउंडेशनल स्टेज में ही आता है। तो ये किस में आ जाएगा भाई, फाउंडेशनल स्टेज में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसका क्या उद्देश्य है भी, इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये है ड्रॉप आउट को कम करना, कि बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते हैं तो इसमें कमी लाना। इसके अलावा मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देना, मतलब बहुभाषावाद को बढ़ावा देना भी इसका क्या है, बिल्कुल महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर भी ध्यान देना। और इंक्लूसिव एजुकेशन से मैं आपको बता दूं, इसकी थोड़ी सी थ्योरी क्या एक्चुअली इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन भी आपका एक टॉपिक है पेडागोजी में, उससे भी 4 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना के डाल दी है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, और मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी 4 नंबर के क्वेश्चन आने ही वाले हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं किस टाइप का बन जाएगा। व्हाट डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो क्या रिकमेंड करती है, क्या मल्टीलिंगुअलिज्म को रिकमेंड करती है, या फिर मोनोलिंगुअलिज्म को रिकमेंड करती है, या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम को रिकमेंड करती है, या असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट को रिकमेंड करती है। तो मैं आपको बता दूं, अभी अभी हमने देखा था, अभी अभी हमने पढ़ा था कि इसकी ये विशेषता है कि ये मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देती है। तो जाहिर सी बात है इसी को क्या करेगी, ये प्रमोट करने की बात करेगी, रिकमेंड करने की बात करेगी, जो है हमारी NEP 2020। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, मल्टीलिंगुअलिज्म को रिकमेंड करती है NEP 2020, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक मैंने एक बार भी आपसे नहीं कहा कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, जो मैं थ्योरी लेकर आया हूँ, एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, आपको समझ आ रहा है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप ये जो क्वेश्चन लग रहे हैं, मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही एक्चुअली लेकर आया हूँ। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो क्या करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज इंक्रीज ही होती है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। अगर हम अपने ज्ञान को किसी दूसरे के साथ बांटते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे आपने कई चीज़ों को देखा होगा, अगर हम बांट दे रहे हैं तो हमारे पास कुछ नहीं रहता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी के साथ बांटेंगे तो वो बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को थोड़ा ईजी बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम बात करें NEP 2020 के जो है 5 पिलर्स हैं, 5 पिलर्स हैं, कितने पिलर्स हैं भाई, 5 पिलर्स हैं, कितने पिलर्स हैं भाई, 5 पिलर्स हैं। कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक तो है एक्सेस, क्या है भाई, एक्सेस मतलब पहुंचना, पहुंच, और इक्विटी समता, क्वालिटी गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी बहनीयता, और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। ये इसके क्या है, 5 पिलर्स हैं NEP 2020 के। तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है इस रिलेटेड क्वेश्चन, डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि भाई जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इज बेस्ड ऑन पिलर्स, हाउ मैनी पिलर्स डज NEP 2020 है। तो अभी आप इसको देख के ही समझ गए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
5, क्योंकि इसके 5 पिलर्स ही हैं। और कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपसे 5 पिलर्स पूछेंगे कि मतलब ये तो बता देगा कि 5 पिलर्स होते हैं, NEP 2020 के 5 पिलर्स हैं, लेकिन कौन कौन से हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो आप इससे याद कर सकते हैं ट्रिपल ए और EQ, ट्रिपल ए EQ। तो ट्रिपल ए में ए क्या हो जाएगा एक्सेस, ए क्या हो जाएगा अफोर्डेबिलिटी, और नेक्स्ट ए क्या हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ई से क्या हो जाएगा इक्विटी, और क्यू से क्या हो जाएगा क्वालिटी। तो ट्रिपल ए EQ ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा और जान लेते हैं हम NEP 2020 के बारे में। तो NEP 2020 कहता है, क्या कहता है भाई, ये कहता है कि 360 मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड की बात करता है। इसके अलावा कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स की भी बात करता है। और अगर मैं बात करूँ परख की जो फुल फॉर्म होती है, आपसे कई बार पूछ लेता है कि परख की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये क्या हो जाती है, परख की फुल फॉर्म हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें इनिशिएटिव ऑन NEP 2020 प्रायोरिटीज, इसकी जो पहल है, एक्चुअली इसमें पहला हो गया, इसमें केवल पहल होगा। इसमें क्या होगा भाई, पहल होगा, इनिशिएटिव ऑन NEP 2020। तो NEP 2020 की जो पहल हैं वो कौन कौन सी हैं, तो 3 पहल हो जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं भाई, एक निपुण भारत जो प्राइमरी स्कूलों में चलता भी है, विद्या प्रवेश ये भी, और बाल वाटिका तो आपको पता ही है फाउंडेशनल स्टेज में आ जाती है। तो निपुण भारत, विद्या प्रवेश और बाल वाटिका ये इसकी पहल है NEP 2020 की। तो अगर आप किसी प्राइमरी टीचर से मिलेंगे तो वो आपको इनके बारे में बता देगा। तो अब हमसे पूछ लेगा इस रिलेटेड क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑन NEP 2020 प्रायोरिटीज। तो NEP 2020 की प्रायोरिटीज में से इनमें से कौन नहीं है। तो भाई निपुण भारत तो अभी है, हमने देखा था, विद्या प्रवेश भी है, बाल वाटिका भी है, लेकिन नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग जो NEP 2020 है उसकी क्या नहीं है, पहल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा था कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई इसके टारगेट क्या क्या हैं, जो NEP 2020 है, जो NEP 2020 है इसके टारगेट क्या क्या हैं। तो टारगेट की बात करें तो इसका टारगेट है कि भाई 2030 तक 100% एनरोलमेंट इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी। तो मतलब प्री स्कूल से सेकेंडरी स्कूल तक, मतलब थर्ड क्लास के फर्स्ट से 12th तक 100% एनरोलमेंट हो जाए। ये इसका टारगेट है 2030 तक का। NEP 2020 का क्या टारगेट है, 2030 तक 100% एनरोलमेंट हो जाए प्री स्कूल टू सेकेंडरी। इसके अलावा 2035 तक का इसका जो टारगेट है वो क्या है, ये है एटलीस्ट 50% इन हायर एजुकेशन। तो एनरोलमेंट लगभग 50% किस में हो जाए, हायर एजुकेशन में भी हो जाए 2035 तक। तो इसका जो हायर एजुकेशन का जो टारगेट है वो तो भाई 2035 तक का ही है। कब तक का है, 2035 तक का है, 50% ऑनली, कि 50% जो है हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट हो जाए 2035 तक। क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई लोग आजकल क्या होता है 12th तक ही पढ़ाई करती हैं, कुछ लड़कियां एक्चुअली ज़्यादातर, कि भाई 12th तक पढ़ाई की और फिर घर पे बैठ गए। तो हायर एजुकेशन में भी ये 50% एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं, 2035 तक 50% एनरोलमेंट हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए एक बात मैं आपको और बता दूं, अप टू क्लास 5 ओनली मदर टंग, जैसे हमने कहा बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है NEP जो है, NEP 2020। अगर हम NEP 2020 की बात करें तो ये बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, किसको, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देती है, कौन, NEP 2020। लेकिन क्लास 5 तक, कम से कम क्लास 5 तक जो पढ़ाई होनी चाहिए उसकी लोकल लैंग्वेज में, जिस क्षेत्र में वो रह रहा है उस क्षेत्र की लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए, या आप कह लो मदर टंग में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, मातृभाषा में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा 8 तक भी ऐसा किया जा सकता है जो मदर टंग में पढ़ाई कराई जा सकती है। ठीक है, तो कम से कम
5वीं क्लास तक तो मदर टंग में होनी चाहिए। एनईपी कहता है कि मदर टंग में कम से कम 5वीं क्लास तक होनी चाहिए, और अगर 8वीं क्लास तक भी मदर टंग में पढ़ाई हो सके तो ये बहुत अच्छी बात होगी बच्चों के लिए एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। The aim of National Education Policy 2020 is to increase gross enrollment ratio in higher education by 2035। तो 2035 तक हायर एजुकेशन में कितने परसेंट भाई इनरोलमेंट की बात कर रहा है ये? तो ये कर रहा है 50% ओनली। हायर एजुकेशन में केवल 50%, और अगर प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल की बात की जाए तो वो 100% की बात कर रहा है 2030 तक। केवल 2030 तक 100% की बात करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है अभी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेज पेडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश। तो ये किसमें जाने की बात करता है एनईपी 2020? तो मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि ये रोट लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। रोट लर्निंग को ख़त्म करना चाहता है और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है एनईपी 2020। मैंने बताया था रोट लर्निंग फॉर एग्जाम जो है वो एनईपी बात नहीं करता है। एनईपी जो बात करता है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है और लर्निंग बाई डूइंग की बात करता है। लर्निंग बाई डूइंग की भी बात करता है एनईपी 2020। तो इसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टिव टू बिहेवियरिज्म बिल्कुल नहीं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग टू ड्रिल एंड प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रोट लर्निंग से किसकी बात करता है भाई? रोट लर्निंग से किसकी बात करता है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है एनईपी 2020। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि अभी हमने बता ही दिया कि रोट मेमोराइजेशन इज डिस्करेज, मतलब एनईपी जो क्या करता है डिस्करेज करता है, और एज इट हैम्पर्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ये बात करता है एंड क्रिएटिविटी की ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। द एनईपी 2020 with its emphasis on overall provisions for early childhood care and education of young children has suggested the dash for the schooling system in India। तो अभी अभी हमने, जब मैं आपको ECCE के बारे में बता रहा था, ECCE के बारे में बता रहा था, एक कई बार आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि जो ECCE है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें लिखी हुई है, क्या लिखी है भी? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि ECCE एजुकेटर की क्या निकली है? वैकेंसी निकली है। तो जो वैकेंसी निकली है वो कौन सी क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे? ये एक्चुअली बाल वाटिका में पढ़ाएंगे, बाल वाटिका में प्री स्कूलिंग में पढ़ाएंगे। तो प्री स्कूलिंग जो आ जाती है वो हमारी किस में आ जाती है? वो आ जाती है फाउंडेशनल स्टेज में। किसमें? फाउंडेशनल स्टेज में। तो ECCE की बात कर रहा है तो ये किस में आ जाता है अभी? फाउंडेशनल स्टेज में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कह रहा है। एनईपी 2020 फोकसेस ऑन। तो एनईपी 2020 जो है वो किस पे फोकस करता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड की बात करता है, या समेटिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड की बात करता है, या कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बेस्ड प्रोग्रेस कार्ड की बात करता है, या फिर 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात करता है? तो अभी अभी हमने देखा था ये किसकी बात करता है अभी? 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट की बात करता है। कौन करता है भाई? एनईपी 2020। तो 360 डिग्री जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाए 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात करता है कौन? एनईपी 2020। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर्स शुड इंक्लूड द प्रोग्रेस एज वेल एज यूनिकनेस ऑफ लर्नर्स इन डैश। तो ये किसकी बात करता है अभी? पहले कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर्स डोमेन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर्स डोमेन्स की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी अगर इसके बारे में आप देखें तो एनईपी 2020 इंक्लूड असेसमेंट ऑफ द लर्नर इन ऑल थ्री एस्पेक्ट। ऑल थ्री एस्पेक्ट जो हैं वो क्या क्या हो जाते हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो एक्चुअली हो चुका है, इसका 50% क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, कंटेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, या टेक्स्ट बुक सेंट्रिक होनी चाहिए, या एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, या बिहेवियरिस्टिक होनी चाहिए। तो NEP 2020 जो कहता है वो क्या कहता है, लर्निंग कैसी होनी चाहिए भाई, लर्निंग जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए भाई, लर्निंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, यानी कि एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए। लर्निंग कैसी होनी चाहिए भाई, एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं, इसके बारे में थोड़ा मैंने लिखा है, वो भी आप देख सकते हैं। NEP 2020, यहाँ तक कि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। प्रोपोजेज दैट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग शुड बी इनकरेज्ड टू प्रमोट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग रिफर्स टू लर्निंग बाई गेनिंग एक्सपीरियंस थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर भी समझ में आए होंगे, और जो मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आया वो भी आपको समझ में आया होगा, और जो मैं थ्योरी लेकर आया इससे रिलेटेड वो आपको समझ में आई होगी। तो अगर ऐसा है कि आपको पसंद आ रही है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए, और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को थोड़ा ईजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।